हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको राउंडिंग ऑफ समझा दिया था और सार्थक अंकों के लिए मैंने गुणा करना आपको सिखा दिया था। ठीक है। मैंने कहा था चाहे आप गुणा करो चाहे भाग करो, वहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जिन संख्याओं का आप आपस में गुणा कर रहे हो उसमें से वो संख्या हमें सिलेक्ट करनी है जिसमें सबसे कम सार्थक अंक हो। उसके आधार पर ही हमें आंसर निकालना होता है, यानी कि सबसे कम सार्थक वाली जो संख्या है उसके सार्थक अंकों की संख्या के बराबर हमें आंसर में भी क्या आने चाहिए, सार्थक अंक आने चाहिए। यही मैंने आपको समझाया था। तो गुणा के लिए तो मैंने आपको बता दिया था, भाग के लिए भी यही कंडीशन है। गुणा और भाग के लिए हमें सार्थक अंक देखने हैं। जो जो संख्याएं आपस में गुणा कर रही हैं या जिस संख्याओं का हम एक संख्या से जिस दूसरी संख्या को हम भाग दे रहे हैं, तो जो संख्या हम वहां पे यूज कर रहे हैं उन दोनों संख्याओं में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे उसकी संख्या के बराबर ही हमें क्या करना है, आंसर निकालना होता है। ठीक है। तो गुणा के लिए तो मैंने आपको कल समझा दिया था, आज इसे भाग के लिए समझा देता हूं मैं। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हम ये मान के चले राउंडिंग ऑफ के लिए ही लिख देता है इसको। ठीक है। अब अगर हम भाग ले रहे हैं तो जैसे कि सपोज करो आपने भाग दिया है 26.84 डिवाइडेड बाय 2.42 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ना इन दोनों में हम सार्थक अंक देख लेंगे। इसमें टोटल सार्थक अंक कितने हैं, 4 हैं। इसमें टोटल सार्थक अंक कितने हैं, 3 है। तो 3 सार्थक अंक है, इसमें 4 है। तो हमें आंसर में भी केवल कितने सार्थक अंक चाहिए, 3 सार्थक अंक चाहिए। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, आई थिंक 2 13 आ जाएगा, 4 2 जा 8 2 2 जा 4 समथिंग समथिंग, ये आ जाएगा 13.22। ठीक है। ये आ रहा है, ये तो आपका आंसर आ रहा है। ठीक है। अभी आंसर पे फोकस मत करो, आपको आंसर लिखना कैसे उस पे फोकस करना है। ठीक है। आंसर कोई भी आ रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर लिखना कितना है उससे फर्क पड़ता है। आपको देखना है यहां पर जो सार्थक अंक आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं, तो अगर आप ऐसा आंसर लिख रहे हो तो गलत है। आपको सार्थक अंक कितने लिखने हैं, 3 ही सार्थक अंक आंसर में लिखने हैं। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर आएगा, ये तो गलत है, 13.2 इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सार्थक अंक है वो कितने, 3 है। तो मैंने आपको कहा ना कि जो दो संख्या आपस में गुणा कर रही हैं उसमें छोटी वाली जिसमें कम सार्थक अंक हो, कितने सार्थक अंक है उस कम सार्थक अंक वाली संख्या में कितने सार्थक अंक है, आंसर में भी उतने ही सार्थक अंक आने चाहिए। जैसे इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो ये कम सार्थक अंक वाली संख्या है, तो कम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर ही आंसर आना चाहिए। ठीक है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ये तो है आपका गुणा और भाग करते समय का प्रोसीजर। लेकिन अगर हम योग कर रहे हैं तब क्या होगा, या हम घटा रहे हैं तब क्या होगा, दोनों में एक ही रूल लगेगा। मैं आपको जोड़ करके बता देता हूं। घटाने के लिए तो आप खुद, अरे जोड़ घटाना तो सबको आता है ना, हमें तो बस आंसर कैसा लिखना है वो पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात। कौन सा आपको इसमें इसमें भाग देना नहीं आएगा, आपको भाग देना तो आता है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइंग रूप है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। बस वही मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आंसर आपको ये लिखना। ठीक है। क्लियर है ना बात, मैं वही समझा रहा हूं। मैं आपको योग करना सिखा देता हूं, घटाना तो आप खुद ही सीख लोगे उसमें, है ना। मतलब गुणा और भाग के लिए सेम रूल है और योग और घटाने के लिए सेम रूल है, सेम के सेम। इसमें भी सेम कंडीशन आएगी, जैसे आप जोड़ोगे वैसे आप घटाओगे भी। ठीक है। और गुणा और भाग के जो रूल था वो सेम था, योग और घटाने का रूल भी सेम है। अब इसमें रूल क्या कहता है, सपोज करो मेरे पास ना 3 डिजिट दी गई है, ये आपकी एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है, उसी से मैं समझा रहा हूं आपको, तो ज्यादा इजी रहेगा आपको समझना। ठीक है। क्योंकि आप इसको बुक में भी बार बार देखते रहोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी पड़ जाएगा। हम इन 3 डिजिट को क्या कर रहे हैं, इन 3 संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है। पहले ना हम इसको जोड़ देते हैं, उसके बाद हम आंसर पे फोकस करेंगे। ठीक है। पहले तो जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ो जरा। ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है, ये आ जाएगा 1 और 1 2, और ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है। एंड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 8 और 1 9 और 2 11 का 1 हासिल पा 1 और 1 और 1 2 और 1 3।
तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 31.122 आ रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है, एक जैसे आप मैथमेटिकली योग करते ही हो। ठीक है, बट सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हम इस चीज को देखते हैं कि यहां पर आंसर आपको एक्चुअली में लिखना क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये तीनों संख्याएं जो आपस में जुड़ रही हैं, ये तीनों संख्याएं जो आपस में जुड़ रही हैं और जुड़ने के बाद ना ये आंसर जो हमें मिल रहा है, इसमें आपको क्या रिलेशन देखना है। देखो बहुत सारे लोग ना इस चीज को ऐसा पढ़ा देते हैं जैसे गुणा भाग का रूल होता है वैसे जोड़ घटाने में कि बराबर बराबर सार्थक अंक होने चाहिए। अच्छा, पहले मैं ये देखता हूँ, पहले मैं जो कंडीशन नहीं वो बताता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप लोग ना कभी कंफ्यूजन ना करो। गुणा और भाग में हम देख रहे थे कि सबसे कम सार्थक अंक वाली जो संख्या है, सबसे कम सार्थक अंक वाली जो संख्या है उस संख्या के बराबर आंसर आना चाहिए, मतलब उतने ही सार्थक अंक आने चाहिए। ठीक है, गुणा और भाग में तो हम सार्थक अंक देखते हैं, यहां हम सार्थक अंक नहीं देखते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा पढ़ा देते हैं, क्यों पढ़ाते हैं उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये बता देते हैं कि यहां पर भी वही चीज देखनी है, जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे उसके बराबर ही आंसर लिखना है आपको। तो लोग ना इसको उसी बेस पर, जैसे गुणा भाग के लिए रूल था वैसे जोड़ घटाने के लिए रूल बता देते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो यहां गलती करते हैं। कुछ लोग एक गलती करते हैं कि दशमलव के बाद जितने सार्थक अंक होंगे, दशमलव के बाद जितने सार्थक अंक होंगे उतना ही आंसर आना चाहिए, ऐसा मतलब दशमलव के बाद जितने सार्थक अंक है यहां भी दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक लिखने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी ने जो लिखा है या जो बहुत सारी बुक में लिखा गया है वो मैं आपको बताता हूं। ये लिखा गया है कि इन तीनों जो संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, जितनी भी संख्याओं को हम जोड़ेंगे उस समय हमें एक चीज देखनी है एक चीज देखनी है हमें, क्या देखनी है, जितनी भी संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं दशमलव के बाद सबसे कम, दशमलव के बाद सबसे कम डिजिट किस में है, दशमलव के बाद सबसे कम डिजिट किस में है। आंसर में भी, आंसर में भी दशमलव के बाद जब आप डिजिट लिखोगे तो जो संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं या जिन संख्याओं को आप आपस में घटा रहे हो उनमें दशमलव के बाद जितनी डिजिट है उससे ज्यादा यहां डिजिट नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं कहूं यहां पर दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, 2 है, यहां पर दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, 3 है, लेकिन यहां दशमलव के बाद केवल 1 डिजिट है, तो आंसर में भी दशमलव के बाद आपको क्या करना है, एक ही डिजिट लिखना है। इसका मतलब ये इसका प्योर आंसर नहीं है, इसका जो परिशुद्ध उत्तर है वो होगा 31.1। अब देखो, अब मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों के माइंड में एक बात सेट हो जाती है इस आंसर को देख करके, क्या कि यहां सार्थक अंक कितने थे, 4, यहां सार्थक अंक कितने थे, 3, यहां सार्थक अंक कितने थे, 4, आंसर में सार्थक अंक कितने आए, 3। तो लोगों को लगता है कि यहां पर भी वही रूल फॉलो किया जा रहा है, कौन सा वाला, कौन सा वाला, जो गुणा और भाग में था कि सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर आंसर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जैसे दशमलव के बाद यहां सार्थक अंक सबसे कम किसमें, जैसे मैं कहूं यहां दशमलव के बाद सार्थक अंक कितने, अब दशमलव के बाद की बात कर रहा हूं, दशमलव के बाद यहां 3 सार्थक अंक है, यहां 1 ही सार्थक अंक है और यहां 2 सार्थक अंक है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कह देते हैं कि दशमलव के बाद यहां 1 सार्थक अंक है तो आंसर में भी दशमलव के बाद 1 सार्थक अंक आना चाहिए। लेकिन मैं पहले कह रहा हूं ऐसा भी बिल्कुल रूल नहीं है। सीधा सीधा लिखा गया है कि दशमलव के बाद जिनको आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो उसमें ये देखना है कि दशमलव के बाद ये अपना राइट हैंड साइड देखना, ठीक है, दशमलव के बाद राइट हैंड साइड जितने भी डिजिट लिखे गए हैं आंसर में इनमें से किसी से भी ज्यादा नंबर नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आप लोग ना यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट लिख देते तो इस 18.0 से ऊपर चले जाती है वैल्यू, चले जाती, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 ही डिजिट है, तो आपको भी दशमलव के बाद 1 ही डिजिट लगानी है। यानी कि जिन तीनों को आपने जोड़ा है ना, या ये 2 संख्या होती है 4 संख्या होती है, जितनी भी संख्याओं को आप जोड़ रहे हो घटा रहे हो उस समय एक फोकस रखना आपको कि दशमलव के बाद सबसे कम डिजिट किस में है उसके बराबर आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको किस में करना है, जब आप लोग सब्सट्रैक्शन करोगे, सब्सट्रैक्शन में भी यही करना है आपको। ठीक है, मतलब घटाओगे ना जब संख्याओं को तो सेम रूल रखना है। अब आपको गुणा भाग और योग घटाने में अंतर पता चल गया, जोड़ना कैसे घटाना कैसे, वहां सार्थक अंक पे फोकस करते हैं, सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या को आप लिखना।
हालांकि यहाँ बाई चांस ऐसा हो चुका है कि सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या ये है और इसमें भी सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के बराबर आंसर आ गया, लेकिन ऐसा हमें फोकस नहीं करना है, ठीक है। इस चीज पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें दशमलव पे फोकस करना है। अब यहां तक क्लियर हो गया आपका? चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले मैं कुछ बात बता देता हूं आपको। देखो, रसायन विज्ञान क्या है, मैंने आपको पहले कहा था पदार्थों का अध्ययन है, और पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन होती है आपको अच्छे से पता होगा, अपनी 9th क्लास में आपने पढ़ा, एटम होती है, परमाणु, ठीक है। जब दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणु आपस में जुड़ते हैं, आपस में संयोग करते हैं, संयोजन करते हैं, ठीक है, ऐसे एटम, बहुत सारे एटम में भी सेम होंगे, में भी डिफरेंट होंगे, जब ये जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, पता है ना आपको, ठीक है। तो जब ये संयोजन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। जिस समय ये संयोजन करते हैं तो इनके संयोजन में क्या क्या कंडीशनें आती हैं, उन संयोजन के लिए कुछ नियम दिए गए हैं जिनको हम कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। और रासायनिक संयोजन के जो नियम है उसमें से सबसे पहला नियम है, जिसको मैं यहां पर एज ए टॉपिक के रूप में लिख रहा हूं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पहला वाला रूल, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी बात नहीं कि जितने भी रूल आएंगे वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मैंने क्या कहा, जब एटम आपस में संयोजन करते हैं, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, तो मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। तो उस समय जब ये संयोजन कर रहे हैं तो ये संयोजन की कंडीशनें क्या क्या रही होंगी, क्या क्या इनमें परिवर्तन आए होंगे, क्या चेंजिंग आया या नहीं आया, बहुत सारी चीजें हमें जाननी होती है। उसके लिए ही कुछ नियम दिए गए जिनको हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। उसमें से पहला नियम है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो इस पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहले बहुत अच्छे से सीखना है इस चीज को और बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। जैसे मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन, देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताने से पहले मैं आपको एक रिएक्शन बता देता हूं, उसके बाद हम इस नियम को भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस नियम को भी पढ़ेंगे। पहले एग्जाम्पल करने बहुत जरूरी होते हैं। देखो पहले ही नियम पे पहुंच जाओगे तो आपको इतना आसानी से समझ में आएगा नहीं, फिर तो आपने नियम पढ़ लिया तो फिर आप एग्जाम्पल देखोगे ना, नियम याद हो गया भाई, बहुत है, ठीक है। तो नियम याद नहीं करना है, नियम को ना समझना है। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं कि मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, हीट करने के बाद ये डिसोसिएट होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। देखो रिएक्शन कैसे हुए उस पर नहीं जाना है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो जाती है, कब होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड अपनी एक्सेस अमाउंट में आता है, लेकिन उस चीज पे हमें अभी फोकस नहीं करना है, हमें वन साइड रिएक्शन पे फोकस करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अभी मैं 2-3 रिएक्शन लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको इस नियम के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। पहली रिएक्शन तो मैंने ये लिख दी, दूसरी रिएक्शन लिख देते हैं अपन। चलो ये मान लो NaCl प्लस H2O है, ठीक है। अब क्या होता है, NaCl डिसोसिएट हो जाता है। अच्छा, ये रिएक्शन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगी, तो इस रिएक्शन को नहीं लिखता हूं। क्यों कंफ्यूज करेगी मैं बताऊंगा इस रिएक्शन में भी आगे। मैं ऐसा करता हूं, ऐसा लिख देता हूं NaOH प्लस HCl, ठीक है। ये है NaOH, ये है HCl, ये रिएक्ट करेगा। एक्चुअली में होता तो ये है कि Na धनायन Cl ऋणायन डिसोसिएट हो जाते हैं, बट मैं एक पल के लिए बस NaCl लिख करके H2O लिख दे रहा हूं, ठीक है। हालांकि ये पानी में डिसोसिएट हो जाता है क्योंकि ये प्रबल आयनिक सॉलिड है और Na धनायन और Cl ऋणायन में टूट जाता है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं NaCl लिख कर प्लस H2O लिख दे रहा हूं, ठीक है। अभी बस रिएक्शन पे फोकस करो आप लोग, मैं कौन सी रिएक्शन लिखवा रहा हूं, उसके बाद मैंने ये रिएक्शन क्यों लिखवाई है वो बात तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एज लाइक मैंने क्या किया, CH4 का दहन कर दिया, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O निकलता है। क्लास 10th में आपने पढ़ाई होगा, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हो, वहां पे कार्बनिक यौगिक है आपके पास एक चैप्टर, है कि नहीं है। तो यहां से एक तो निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एक निकल जाता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन का आधा 2 जल के अणु निकलेंगे। अब ऑक्सीजन कितने यूज हुए, 4 यूज हुए, तो हमने ये लिख दिया। अब ये जो रिएक्शन लिखी है मैंने,
ये रिएक्शन क्या बताती हैं ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। पहले यहां देखो, मैं आपको कहूंगा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, आपको मॉलिक्यूलर मास जोड़ना है, ठीक है। तो कैल्शियम का मान लो 40, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 48। तो 48 और 12 कितना हो गया है 60, 48 और 12 60, और 40 कितना हो गया 100। तो इसका मास कितना निकल के आया, टोटल मास निकल के आया 100, ठीक है। रिएक्शन से पहले जो आपका सबस्ट्रेट है, जो आपका आधार भाग है, उसका मास कितना है 100। जब ये रिएक्शन हुई, कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ, उसके बाद मास कितना निकल के आया, इस पे फोकस करो। कैल्शियम का है 40 प्लस ऑक्सीजन का है 16, इस कार्बन का है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, 32 और 12 कितना हो गया 44, एंड प्लस में ये कितना हो गया आपका 56, टोटल कितना हुआ बेटा 100। ध्यान देना, जो मैं लिखा रहा हूं उस पर ध्यान देना। देखो, रिएक्शन से पहले, अभिक्रिया से पहले क्या था, अभिक्रिया से पहले जो ये आधार भाग था, या इसको कहें जो ये अभिकारक था, अभिकारक का द्रव्यमान 100 था। रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट मिले, दो अलग अलग प्रोडक्ट मिले, लेकिन इनका द्रव्यमान अभी भी कितना है 100 है। ये द्रव्यमान कितना है 100 है, और ये वाला द्रव्यमान भी कितना है 100 है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना। अभी अगली वाली रिएक्शन में चलो, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ये तो हो गया आपका 40, 23 और 16 39 और 1 40 ना, 40 हो गया। अब ऐड करो HCl का कितना है, देखो H हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस 35.5 क्लोरीन का, ठीक है। अब ये 35.5 क्यों है, 35 क्यों नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, आगे बताऊंगा इस चीज को। तो टोटल कितना हो गया 36.5, ऐड कर दो दोनों को, कितना हो जाएगा 76.5 होगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो द्रव्यमान है कुल मिलाकर के वो कितना है 76.5 है। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे जब आप लोग यहाँ प्रोडक्ट देखोगे तो प्रोडक्ट में देखो 23 प्लस 35.5 और H2O का टोटल हो जाएगा 18। तो इसको जोड़ो, कितना है आपका 35 और 23 58.5 और 18 कितना हो गया 76.5। देखो, रिएक्शन से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान 76.5, उत्पाद बने 76.5। यहां रिएक्शन लो, 12 और 4 16 प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 64 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया आपका 80। इन दोनों का द्रव्यमान, भाई एक ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो 4 है ना, 2 2 4, तो 64 हो जाएगा। 80 आया। CO2 का कितना होता है 44, अभी ऊपर बता के आया है। H2O का कितना होता है 18, दो H2O है तो प्लस आ जाएगा 36, 44 प्लस 36 टोटल कितना हो गया 80। रिएक्शन से पहले द्रव्यमान 80 था, रिएक्शन के बाद द्रव्यमान 80 था। अब आप क्या समझे, क्या समझे, द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित जरूर किया जा सकता है। भाई द्रव्यमान को आप नष्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो ना। जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान हमें अंत में मिला। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान नष्ट होता है, ना ही द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं था ना कि आपने पहले जो सबस्ट्रेट लिया उसका द्रव्यमान 100 है और बाद में जो उत्पाद बना उसका द्रव्यमान 110 हो गया। उत्पन्न तो नहीं हुआ, अपने आप कुछ नहीं हुआ, ना नष्ट हुआ। ऐसा तो नहीं था कि इसका द्रव्यमान 100 था और इसका 90 हो गया, नहीं। रिएक्शन से पहले भी द्रव्यमान 100 था, रिएक्शन के बाद भी द्रव्यमान 100 है। रिएक्शन से पहले द्रव्यमान 76.5 था, रिएक्शन के बाद 76.5 ही रहा। रिएक्शन से पहले द्रव्यमान 80 था, रिएक्शन के बाद द्रव्यमान 80 रहा। हालांकि हमने कंडीशन देखी कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो अलग अलग हो गया है, लेकिन देखो द्रव्यमान हमें अलग अलग रूपों में मिला। 16 प्लस 64 को जोड़ा गया तब 80 मिला, 44 प्लस 36 को जोड़ करके 80 मिला। द्रव्यमान ने अपना रूप बदला, लेकिन क्या नष्ट हुआ, नहीं हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, नहीं हुआ।
80 था पहले भी, अंत में भी 80 रहा, यानी कि द्रव्यमान को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, रिएक्शन से पहले रासायनिक, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन से पहले मतलब रासायनिक परिवर्तन से पहले, रासायनिक परिवर्तन से पहले जितना द्रव्यमान होगा रासायनिक परिवर्तन के बाद भी उतना ही द्रव्यमान मिलेगा। तो इसको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन के दौरान न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है, बस इसका वे बदल जाता है, रूप बदल जाता है। यहां पर आप लोग देखते हो डायरेक्ट हमने 100 लिया था, यहां इसका रूप बदल गया, दो अलग अलग रूपों में हमें 56 और 44 के रूप में मिला, लेकिन मिला उतना का उतना ही द्रव्यमान। 100 यहां भी मिला, 100 यहां भी मिला। समझ में आ रही बात? तो आई थिंक पहला वाला नियम आपने समझ लिया होगा अच्छे से और आपको समझ में भी आ गया। अब आप लोग आराम से इसको लिख भी सकते हो कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये पहला रूल है जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद आता है आपका दूसरा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा हो गया, मैं इसी रिएक्शन को फिर से लिख करके आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, मैं इसी रिएक्शन को फिर से लिख करके आपको अलग से समझाऊंगा। यही रिएक्शन मैं फिर से लिख रहा हूं और नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। थोड़ा इस चीज पे फोकस करना, आपको आराम से ये सारे के सारे नियम समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमेशा जब भी कोई चीज आप लोग पढ़ते हो ना, पहले उसके एग्जाम्पल पे फोकस करो, एग्जाम्पल क्या बता रहा है, उसके बाद उसकी थ्योरी पे जाओ, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एग्जाम्पल देख करके ही समझ जाओगे। हमेशा आपने इसको तो रखना, इस एग्जाम्पल को फिर से लियो। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने डिसोसिएट किया और डिसोसिएट करने के बाद इसने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दिया। ठीक है, ठीक है। एक और रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई थी, CH4 प्लस 2O2, ध्यान है, दहन हो रहा था, इसका क्या बन रहा था, एक तो बन रहा था CO2 और एक बन रहा था 2H2, यही बन रहा था। अब इन दोनों रिएक्शनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कोई चीज कॉमन दिख रही है कि जो इस रिएक्शन से भी प्राप्त हुई हो और इस रिएक्शन से भी प्राप्त हुई हो? आप खुद देखो भाई, कोई चीज ऐसी कॉमन है जो इस रिएक्शन से भी प्राप्त हुई हो? इन दोनों से जब रिएक्शन की और इसकी रिएक्शन जब किया, इसको डिसोसिएट किया, तो कोई ऐसा उत्पाद है जो दोनों में कॉमन है? हाँ, दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, है कि नहीं? इतनी तो रसायन विज्ञान आपने पढ़ी है 10वीं तक। CO2 दिख रहा होगा आपको, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, देखो दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन है, लेकिन दोनों को बनाने का मेथड अलग अलग है। समझ रहे हो ना बात को? यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हुई है वो कैल्शियम कार्बोनेट के डिसोसिएशन से प्राप्त हुई है, और यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई है वो मेथेन के डिसोसिएशन से प्राप्त हुई है। दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई है अलग अलग मेथड से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, इसमें, इस वाली कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, तो आप कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, जब भी आपको अनुपात पूछा जाए तो आप ना मास के बेस पर अनुपात निकालना, द्रव्यमान के बेस पर। कार्बन का द्रव्यमान होगा 12 और ऑक्सीजन का अनुपात द्रव्यमान होगा 32, 16 दूनी 32, होगा कि नहीं होगा? 12:32 ये अनुपात निकला। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं हम, हाँ, 4 से डिवाइड कर दो इसको, 3 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो इसको हम मान सकते हैं 3:8। यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कितने तत्वों से बना, इसको पहले फोकस करो। नियम पे हमें जाना ही नहीं, अभी नियम की डेफिनेशन तो मैं बाद में बताऊंगा, आप तो इस पे फोकस करो जो मैं समझा रहा हूं। आप देखो यहां पर 2 प्रकार के तत्व है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, 2 प्रकार के तत्वों से ये बना हुआ है। हालांकि कार्बन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात सेम नहीं है, यहाँ पे उस पर फोकस मत करो, अनुपात सेम है या नहीं है उस पर फोकस मत करो। 2 प्रकार के तत्वों से बना है, 2 प्रकार के तत्वों से ये यौगिक बना है कि नहीं बना है, और दोनों प्रकार के तत्वों का अनुपात यहां पर 3:8 है। यहां पर भी देखो, यहां पर भी ये 2 प्रकार के तत्वों से बना है कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर भी दोनों का रेशियो देखो कितना है, 12:32 ही होगा ना, या 3:8 होगा। तो ये नियम क्या कहता है, जब कोई यौगिक या यूं कहें, जब कोई यौगिक ने हम ये कहें किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। क्या कहा है मैंने?
किसी भी यौगिक में, किसी अकेले यौगिक में जो तत्वों का अनुपात होता है ना, वो सदैव स्थिर रहता है, फर्क नहीं पड़ता उसे किस विधि से बनाया गया। मतलब आप एक यौगिक को 1000 विधियों से बना दो, एक यौगिक को आप 1000 विधियों से बना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें जो तत्व हैं उनके अनुपात सदैव हर जगह एक जैसे ही रहेंगे। मैंने यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इस मेथड से बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट करके बनाया, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को किससे बनाया, हाइड्रोकार्बन के दहन से बनाया। दोनों में मेथड अलग अलग है, लेकिन यौगिक तो एक ही जैसा मिला है। तो एक ही यौगिक को चाहे आप कितने भी मेथड से बना लो, मैंने यहां 2 अलग अलग मेथड से बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसके तत्वों का अनुपात सदैव क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। देखो नाम से समझ में आ रहा, पहले वाला द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, मतलब वहां पे द्रव्यमान का संरक्षण किया जा रहा था ना, कि रिएक्शन से पहले सबस्ट्रेट का जो द्रव्यमान होगा वो उत्पाद में उतना ही मिलेगा, द्रव्यमान कहीं नहीं जाएगा, ना तो नष्ट होगा ना ही उत्पन्न होगा। उसी प्रकार यहां पर स्थिर अनुपात का मतलब क्या है, एक यौगिक को आप 2 अलग अलग या 2 से ज्यादा अलग अलग विधियों से प्राप्त कर लो, लेकिन उनमें क्या होगा, तत्वों का जो अनुपात होगा वो ऑलवेज क्या होगा, समान होगा। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 है, और यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 है कि नहीं है। तो इस नियम को हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, आगे के जो नियम है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।